बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन। चैप्टर नेम क्वांटम फिजिक्स। टॉपिक नेम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चे, अगर आप मुझसे कुछ चीज़ों को ना आप ये कहें कि सर कुछ ऐसे लॉन्ग बता दें जिन्होंने पेपर जिनके बगैर ना मुकम्मल है, तो मैं उनमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम लूँगा। इस चैप्टर में से इंशाल्लाह लॉन्ग कंफर्म है। 3 टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के: फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड द थर्ड वन इज पेयर प्रोडक्शन। इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे। इंतहाई आसानी से, इंतहाई इजी करके आपको समझाया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इन तीनों टॉपिक्स को अच्छी तरह समझिए। एक टॉपिक समझ आया तो बाकी 3 भी आपको बआसानी समझ आ जाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि दीस टॉपिक्स आर डिफिकल्ट। ये टॉपिक इंशाल्लाह आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। थ्योरेटिकल टॉपिक है, थ्योरी साथ से लिखते जाएंगे और जो डायग्राम में जो बातें समझाई जाएगी इंशाल्लाह थ्योरी से रिलेटेड जो जो थ्योरी लिखवाई जाएगी साथ साथ उसको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूंगा। और मुझे यकीन है मेरे अल्लाह पे कि मैं आपको अच्छा समझा सकूंगा। अल्लाह मेरी आवाज़ में, अल्लाह मेरे जोश व जज्बे में इंशाल्लाह ऐसा वो पैदा करेगा कि मैं आपको अच्छा समझा सकूंगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके हम स्टार्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या है, ये डिस्कवर्ड कब हुआ था, पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात लिख लें। लिखिएगा, इट वाज डिस्कवर्ड बाय इट वाज डिस्कवर्ड बाय थ्योरेटिकल टॉपिक है तो साथ साथ लिखते जाइएगा। बाय हेनरिच हर्ट्ज इन 1887। आ सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर्ड किया था किसने? हर्ट्ज ने 1887 में। उसने क्या ऑब्जर्व क्या किया और इसको नाम किस तरह दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? वजह क्या हुई, सीन क्या था सारा? उसने देखा, लिखिएगा, he observed that he observed that ultraviolet light उसने देखा कि जो अल्ट्रावायलेट लाइन है वो क्या करती है? कॉज द स्पार्क टू जंप, कॉज अ स्पार्क। इसको समझाया जाएगा, साथ साथ आप इसे नोट करते जाएं। कॉज अ स्पार्क टू जंप more readily between two metal electrodes। अब जब इसकी कंस्ट्रक्शन समझाई जाएगी तो इस लाइन के बारे में आपको वहां बताया जाएगा, बट मोटा मोटा इसके बारे में ये सुनने उसने ये देखा कि जब अल्ट्रावायलेट लाइट किसी भी सरफेस पे मारी जाती है या इमिट की जाती है, फेंकी जाती है, आपने सादे लफ्जों में जो आपकी जुबान पे लफ्ज आता है, इमिट करवाई जाती है, तो वो क्या करती है? स्पार्क क्रिएट करती है। स्पार्क टू कॉज अ स्पार्क टू जंप मोर रेडिली बिटवीन टू मेटल इलेक्ट्रोड्स। तो जंप करके एक मेटल इलेक्ट्रोड से दूसरे मेटल इलेक्ट्रोड की तरफ चली जाती है। अब बेसिकली है कि जब आप पूरी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो इस लाइन की मतलब आपको वहां पे समझ आ जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन, ये इसका इंट्रोडक्शन था, इसकी हेडिंग बताइएगा इंट्रोडक्शन की। नेक्स्ट हेडिंग आपने डेफिनेशन की बना लेनी है। डेफिनेशन, द इमिशन ऑफ electron from a metal surface इलेक्ट्रॉन का खारिज हो जाना कहां से? फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, व्हेन एक्सपोज टू लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी कहता है कि जब आप किसी भी मेटल सरफेस पे लाइट को मारते हैं, मिसाल के तौर पे ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ को जरा ऑब्जर्व करें। फॉर एग्जांपल ये एक मेटल सरफेस है। उसने कहा क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उसने ऑब्जर्व क्या किया? उसने कहा कि जब आप किसी मेटल सरफेस पे लाइट को मारते हैं या इमिट करवाते हैं, खारिज करवाते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं, जो नाम ले लें, तो क्या करती है? मेटल सरफेस में से जो आपके पास एटम बीच में ढेर सारे, आपको पता है उसके मिलके बनता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। क्या होता है? जब आप लाइट को किसी मेटल सरफेस पे मारते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होना, खारिज होना शुरू, वही बोल रहा था, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस
व्हेन एक्सपोज टू लाइट ऑन अ सुटेबल, किसी खास फ्रीक्वेंसी की लाइट को आप जब किसी मेटल सरफेस पे मारेंगे वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होना, खारिज होना, निकलना शुरू हो जाते हैं। जो मर्जी बात आप इसको बोलें, आप बोल सकते हैं। यहाँ तक की बातें आपको उम्मीद है समझ आ गई होंगी। इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन बनाइएगा, फिर आपको बताते हैं गेम क्या सारी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की हेडिंग दे दें। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब, ये ग्लास ट्यूब पे मुश्तमिल है। ठीक है जी, विद 2 इलेक्ट्रोड, जिसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं। विद, अभी आपको बना के बताते हैं। विद 2 इलेक्ट्रोड्स, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब विद 2 इलेक्ट्रोड ए एंड सी। एक इलेक्ट्रोड का नाम मैंने दे दिया ए और दूसरे इलेक्ट्रोड का नाम मैंने क्या दे दिया सी। अभी डायग्राम बना के आपको बताता हूँ। ए इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ए इज, ए जो इलेक्ट्रोड है मेरा, एक मुराद इलेक्ट्रोड, ए इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव terminal of battery and C is connected to the negative terminal of battery, and C is connected to the negative terminal of battery। इसके नोट्स भी इंशाल्लाह इसी तरह हेडिंग में बनेंगे। ठीक हो गया क्या? इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब विद 2 इलेक्ट्रोड A and C. A is connected to the positive terminal of the battery and C is connected to the negative terminal of battery। कंस्ट्रक्शन बना के दे देता हूँ, डायग्राम का सेंस इतना अच्छा नहीं है बट कोशिश करता हूँ कि ये मेरे पास एक ग्लास ट्यूब है। अब सुनिएगा, समझिएगा, गौर कीजिएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है मेटल सरफेस, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोड है। ठीक हो गया। एक साइड वाले इलेक्ट्रोड को मैंने क्या नाम दे दिया, इस साइड वाले इलेक्ट्रोड को मैं नाम देता हूँ सी का। सी को मैंने क्या कहा है, किससे जोड़ूंगा, सी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ के आपको सी वो ले आएंगे, लेकिन चले आप अभी जोड़ लें। ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है। अब यहाँ पे ऐसा है, इधर मैंने छोटा सा एक गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है, जी लिख लें, और यहाँ से आप एक बैटरी लगा लें, और बैटरी वो जिसका आप जो है ना वोल्टेज कम ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल आ गया, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये कैथोड का जो इलेक्ट्रोड का नेगेटिव टर्मिनल जिसका नाम मैंने कैथोड दिया हुआ है, ये गैल्वानोमीटर, ये आपके पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और ये आपके पास इलेक्ट्रोड का पॉजिटिव टर्मिनल जिसका नाम एनोड है। ठीक हो गया सर। अब होगा क्या, सुनिएगा। व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट, व्हेन मोनो का मतलब सिंगल, उसमें ज्यादा रंग नहीं होंगे, मोनोक्रोमा होगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को क्या किया जाएगा, फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस ऑफ कैथोड। यहां पे, इधर मेरी बात पे गौर करें, ये आपके पास कैथोड है, यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट कैथोड की सरफेस पे फेंकना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे, ये आपके पास लाइट सोर्स है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट कैथोड की सरफेस पे हमने फेंकना शुरू कर दी है। अब होगा क्या सर, यहाँ पे कुछ इसकी जो लाइट की एनर्जी उसको अब्सॉर्ब किया जाएगा, और यहाँ से बिकॉज ऑफ फोटोन नेगेटिव चार्ज निकलना शुरू हो जाएंगे। आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पड़ा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पड़े हुए हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो जो जितना नजदीक है वहां से इलेक्ट्रॉन उतना जल्दी निकलना शुरू हो जाएगा, और जो शेल आपका जितना नीचे है वहां से इलेक्ट्रॉन उतना देर से निकलेगा। ये वो चीजें आगे चल के देखते हैं। लेकिन ऐसा है, जैसे ही आप मेटल सरफेस पे फोटोन को या लाइट वेव को हिट करवाएंगे, यहाँ कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब होगी और यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकलना शुरू हो जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज निकलेगा तो वो किसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसकी तो कॉमन सेंस की बात है सर। नेगेटिव चार्ज यहाँ से पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागना शुरू कर देगा। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव साफ वहां से निकलेंगे और पॉजिटिव साफ की तरफ भागना शुरू कर देंगे। अच्छा, एक दफा फिर देख लीजिएगा, कहता है इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब विद 2 इलेक्ट्रोड्स। ये ग्लास ट्यूब है आपके पास पूरी कंस्ट्रक्शन,
इस पे दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक का बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया, एक साथ पॉजिटिव टर्मिनल, जिसके साथ नेगेटिव जोड़ा है उसको कैथोड, जिसको पॉजिटिव जोड़ा है उसको एनोड, साथ छोटा सा गैल्वानोमीटर है। अब हुआ क्या, फोटॉन जब यहाँ से इस पे हिट कराएंगे, लाइट की वेव यहाँ पे हिट करवाएगी, यहाँ पे कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब हुई और इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। तो हमने ये लिखा हुआ इन्फॉर्मेटिक लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैथोड, इट बिगन्स टू इमिट इलेक्ट्रॉन्स, it begins to emit इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को खारिज करवाना, it begins to emit इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, यहां से खारिज करवाना शुरू कर देगी। फिर इसके बाद these electrons, लिखिएगा थ्योरी है थोड़ी सी, these electrons are attracted, these electrons are attracted, ये अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, टुवर्ड्स द, these electrons are attracted towards the anode, जब एनोड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, एंड करंट फ्लोज, और करंट फ्लो ना, एंड करंट फ्लोज, और क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। कैसे, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी या करंट आपके पास कैसे बनता है, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के मिलने से। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, सर आपने तो बैटरी भी लगाई हुई है, हो सकता है इस बैटरी में जो आपने वोल्टेज प्रोवाइड किया उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू होगी या करंट तब फ्लो होना शुरू हुआ। ऐसा नहीं है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम जब देखें क्या होगा, एक दफा फिर सुने, जब मेटल सरफेस पे हमने ऊपर से हिट करवाई, यहाँ से उसने कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब की और नेगेटिव चार्ज यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो गए, ठीक हो गया, यहाँ से नेगेटिव चार्ज बाहर निकलना शुरू हो गए। जब नेगेटिव चार्ज यहाँ से बाहर निकलना शुरू होंगे, वो किसकी तरफ बढ़ेंगे, एनोड की तरफ। जब वो एनोड की तरफ बढ़ेंगे तो हमने यहाँ पे गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है, वो गैल्वानोमीटर हमें डिफ्लेक्शन दे देगा यहाँ पे। जब वो डिफ्लेक्शन देगा तो हम ये सोच लेंगे कि जो वाकई ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, नेगेटिव चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज मिलने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी या फोटो इलेक्ट्रिक करंट पैदा हुआ है। ये लाजमी याद रखिएगा, कौन सा करंट पैदा हुआ है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड एंड करंट फ्लोज, ठीक है जी। अब आपने, आपके माइंड में बात आ रही है, आप कह रहे हैं सर ऐसा हो सकता है कि बैटरी की वजह से हुआ, तो फिर हम क्या करते हैं, इस करंट को कट ऑफ कर देते हैं। क्या करेंगे, सुनिएगा, छोटी सी बात, व्हेन लाइट कट ऑफ, व्हेन लाइट, ऊपर से लाइट खत्म कर दें, व्हेन लाइट कट ऑफ, व्हेन लाइट कट ऑफ current flowing will be stopped, when light cut off current flowing will be stopped। तो फिर क्या होगा सर, जब आपने इस लाइट को कट ऑफ कर दिया, यहाँ से लाइट कट ऑफ होगी, गैल्वानोमीटर वापस अपनी जगह पे आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस मतलब निकलना खत्म हो गए, जब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए, खत्म हो गए, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होना खत्म हो गया। तो फिर हम नहीं कह सकते व्हेन लाइट कट ऑफ करंट फ्लोइंग वुड बी स्टॉप, तो फिर करंट का जो फ्लो था वो रुक गया, ठीक हो गया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ आई होंगी। डायग्राम को साथ साथ लेके चलिएगा, डायग्राम में बहुत चीजें हैं काम की, ठीक हो गया। फिर इसके बाद इसको इरेज कर किया जा रहा है, इसका यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि टॉपिक सारा थ्योरेटिकल है, तो हमें थ्योरी को साथ लेके चलना पड़ेगा। थ्योरी साथ नहीं लेके चलेंगे तो फिर यहाँ पे हमारे लिए मसाइल है, क्योंकि इस टॉपिक में डेरिवेशन नहीं है, बट थ्योरी जितनी लिखवाई जा रही है आई थिंक कि ये हमारे लिए इनफ है। तो मैं नहीं समझता कि हमें मजीद किसी चीज़ की तरफ ड्रैगिंग करनी चाहिए, थ्योरी जितनी लिखवाई जा रही है इसको उतना ही करें। अब इसके बाद आपके माइंड में एक सवाल उठ रहा है, आपके माइंड में ये सवाल उठ रहा है कि जो यहाँ से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है ये कितनी एनर्जी कैरी कर रहा है, हम ये क्या चीज हम ये निकाल सकते हैं कि जो फोटोन ऑफ लाइट हम फेंक रहे हैं वो कितनी एनर्जी की है, और वो मिसाल के तौर पे जो फोटोन ऑफ लाइट हम फेंक रहे हैं, जो लाइट वेव्स हम ऊपर से फेंक रहे हैं उसकी एनर्जी क्या है, और इलेक्ट्रॉन जो अब्जॉर्ब, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहां से मेटल सरफेस पे, जो हमने यहाँ से लाइट फेंकी उसकी एनर्जी क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी, आया कि सारी की सारी एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, आया कितनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो हम ये चीज भी निकाल सकते हैं, लिखिएगा, बताता हूँ कैसे निकलिए, पहले थ्योरी लिख लें। इफ द रिक्वायर्ड एनर्जी, if the required energy for emitting the electron, if the required energy
फॉर आपको इलेक्ट्रॉन इमिट करवाने के लिए कोई एनर्जी चाहिए। मैं फर्ज कर लेता हूँ द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर इमिटिंग इलेक्ट्रॉन इज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्ज करते हैं तो एनर्जी आपके पास कितनी है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन, अब आपने देख लेना, इफ द रिक्वायर्ड एनर्जी लिखिएगा, इफ द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर इमिटिंग इलेक्ट्रॉन इज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इफ द रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ फॉर इमिटिंग इलेक्ट्रॉन इज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से उसकी एनर्जी कितनी है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड द इमिट लाइट इज एंड द एनर्जी ऑफ इमिट, जो ऊपर से आपने लाइट फेंकी है उसकी एनर्जी कितनी है, इमिट लाइट इज फॉर एग्जांपल 30 इलेक्ट्रॉन। और फर्क करते ही हम एक मफरूजों पे बात चला रहे हैं, ठीक है। सरप्लस कितनी, 30 में से 20 निकालें, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सरप्लस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कैसे सर, अब ये बात समझने की है, हम कैसे किसी की एनर्जी निकाल सकते हैं। मेरी बात सुनिएगा, समझिएगा। अगर मैंने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके जा रहे थे, और मैंने वहां से जो ऊपर से एनर्जी फेंकी, जो मेरी लाइट वेव की एनर्जी थी, जो मेरी फोटोन की एनर्जी थी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट था, फॉर एग्जांपल मैं फोटोन बोल रहा हूँ, अगर जो उसकी एनर्जी थी वो थी 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, निकलने वाले उसकी एनर्जी कितनी थी, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बाकी एनर्जी कहाँ गई, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे आपके पास एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, हो गया। अब ये है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने 30 दी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। निकले वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए भी तो मुझे कुछ ना कुछ तो जतन करने पड़ेंगे। ये इलेक्ट्रॉन तो मुझे जाते हुए, मैं तो अपनी एनर्जी, जो मैं एनर्जी ऑफ लाइट है वो मैं निकाल सकता हूँ, या वो मुझे पता हो सकती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मैं नहीं निकाल सकता। मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मेरे लिए नाउन नहीं हो सकती ना, तो मुझे निकालनी पड़ेगी। उसको निकालने के लिए मैंने क्या करना है, देखें इसको ना मैं यहाँ से रेजिस्ट करवाना शुरू कर दूंगा। रेजिस्ट कैसे करवाऊंगा, यहाँ पे ना मैं एक, इसी कंस्ट्रक्शन को थोड़ा चेंज करो, आपने डायग्राम बनानी है। मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर लगाना, पोटेंशियल डिवाइडर लगा दूंगा। पोटेंशियल डिवाइडर क्या करता है, मेरी बात सुने, पोटेंशियल डिवाइडर क्या करता है, यहाँ पे आपके पास वोल्टेज 0 है, यहाँ फॉर एग्जांपल वोल्टेज आपके पास कितनी है, 15, हमारी कितनी है, सॉरी हम इसको 30 तक ले जाते हैं। सुनिएगा जरा, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। एनर्जी मेरी ये 0 से लेकर 30 तक जो मेरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, मैं पोटेंशियल डिवाइडर फॉर एग्जांपल 30 वोल्टेज का लगा रहा हूँ, 0 से लेकर 30 तक। अब होगा क्या बच्चे, मेरी बात को जरा समझना, 2 मिनट का पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है। जब यहाँ से मैंने 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उस पे फोटोन ऑफ लाइट या वेव ऑफ लाइट मैंने इस पे फेंक की, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आगे आ रहे थे, मुझे नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी थी, मैंने क्या करना शुरू कर दिया, पोटेंशियल डिवाइडर को, पोटेंशियल डिवाइडर के बारे में एक अलग से लेक्चर हमारा लगा हुआ है, पोटेंशियल डिवाइडर को क्या कर दिया, मूव करवाना शुरू कर दिया, ठीक हो गया। पोटेंशियल डिवाइडर को मूव करवाना शुरू किया, जब पोटेंशियल डिवाइडर को मैंने मूव करवाया ना, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे जो मैं क्या कर दूंगा, प्लेट्स को चेंज कर दूंगा। यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल थे वो पॉजिटिव टर्मिनल बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ, वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हूँ, और जो नेगेटिव टर्मिनल थे वो पॉजिटिव टर्मिनल बनना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव, ये नेगेटिव था, पॉजिटिव बन गया। ये उसके बाद हुआ, ये नहीं है कि आपने पॉजिटिव सरफेस पे मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाले, नहीं, जो फिर आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट थी वो अब क्या बनना शुरू होगी, क्योंकि मैं इसको रेजिस्ट करवाना चाह रहा हूँ, वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा, पॉजिटिव जो नेगेटिव प्लेट थी पॉजिटिव बनना शुरू होगी, और जो पॉजिटिव प्लेट थी वो नेगेटिव बनना शुरू होगी। मैं पोटेंशियल डिवाइडर को यहाँ से इंक्रीज करता जाऊंगा, जहां तक मेरा फॉर एग्जांपल मेरा पोटेंशियल डिवाइडर 5 वोल्ट पे जाके रुक गया। कितने पे रुक गया, 5 वोल्ट पे। पोटेंशियल डिवाइडर होता है, पोटेंशियल को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, डिवाइड करता है। मेरा पोटेंशियल डिवाइडर यहाँ पे जाके रुक जाएगा, और जब नेगेटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव चार्ज बढ़ेंगे तो फिर आपको बखूबी पता क्या होता है
नेगेटिव चार्ज की तरफ तो आएगा ही नहीं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और नीचे से वोल्टेज भी उसको ऐसी मिल रही है। जब वोल्टेज मिल रही है तो वहां पे रिपेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जो जब रिपेलिंग स्टार्ट होगी तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जिस जगह जाके मेजॉरिटी रिपेलिंग स्टार्ट होगी, जिस जगह से जाके इलेक्ट्रॉन निकलना बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, तो फॉर एग्जांपल वो मैं कह सकता हूँ कि ये 10 वोल्ट है, वो कितनी है 10 वोल्ट, तो फिर मेरे पास सरप्लस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। मुझे पता लग जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से इमिट हो रहा है, 30 एनर्जी मैं दे रहा हूँ, 20 से वो आगे जा रहा है, 10 एनर्जी कौन सी है, उसकी कौन सी एनर्जी है, सरप्लस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से निकलने वाली, सुनिए एक दफा दोबारा सुनिए बच्चे, कि रिक्वायर्ड एनर्जी आपके पास कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, जो उसको चाहिए यहां से खारिज होने के लिए 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो नेगेटिव प्लेट से उसको निकलने के लिए चाहिए वो कितनी है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैं उसको ऊपर से करवा कितनी रहा हूँ, हिट कितनी करवा रहा हूँ 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या होगा, यहाँ से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी से, कितनी एनर्जी से मूव करेगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ये जो इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से मूव करेगा। और हमें पता कैसे चलेगा, हम पोटेंशियल डिवाइडर लगा के इसी उसमें कंस्ट्रक्शन में गैल्वानोमीटर को खत्म करके हम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट हमारी नेगेटिव बन जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगी, जब नेगेटिव के सामने नेगेटिव चार्ज आएगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, रोकेगा, रेजिस्ट करेगा, जब वो रेजिस्टेंस बढ़ाएगा तो फिर क्या होना शुरू हो जाएगा बच्चे, फिर आपके पास ऐसा होगा, जैसे जैसे आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो आपको पता लग, जहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर आपके पास आगे इंक्रीज करते जाएंगे 30 के नजदीक, जहाँ पे जाके वो रुकेगा वहां जाके इधर से एनर्जी, इधर से इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन निकलना आपके पास होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, क्योंकि उसको बंद होने से मुराद ये कि इसको उतनी हिसाब से वो रोकना शुरू कर देंगे, और जब वो उसको रोकेंगे दैट मीन्स कि आपके पास एनर्जी यहाँ पे फाइंड हो जाएगी। तो हमने कहा जी कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हम फर्क कर देते हैं निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की है। ठीक हो गया, ये यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई होंगी। छोटा सा एक और पॉइंट लिख लें, इफ वी इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, इफ वी इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, we can find the energy of electron, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम फाइंड कर सकते हैं। और कैसे, कि आप इस सारा प्रोसेस आपके पास रिवर्स हो जाएगा, और आपने देखा कैसे रिवर्स हुआ, रिवर्स ऐसे हुआ कि यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर लगाया गया, ये टर्मिनल को चेंज किया गया, बैटरी के सॉरी टर्मिनल को चेंज कीजिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल चेंज हुए, जब टर्मिनल चेंज हो गए तो आपके पास, आपने पोटेंशियल डिवाइडर लगाया था, जब से आपने वोल्टेज इंक्रीज करना शुरू कर दी तो यहाँ पे चार्ज चेंज होना शुरू हो गया, जब चार्ज चेंज हुए, जब यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकल रहा था उसने देखा भाई साहब सामने वाला चार्ज नेगेटिव ही, और वो मुझे अट्रैक्ट तो नहीं कर रहा, वो मुझे रिपेल कर रहा है, और जब उसको रिपेलिंग हुई तो हमने उसकी, जहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिवाइडर रुका, हमने देख लिया भाई साहब इसकी हमारे पास एनर्जी यही है, इतनी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है। ठीक हो गया सर। अब इसके बाद आपने जो अगली हेडिंग देनी है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफेक्ट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, इफेक्ट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये आपकी बुक की हेडिंग है तो आपने ये हेडिंग लाजमी देनी है, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज का क्या इफेक्ट होगा। बस दो पॉइंट्स लिखें फिर समझाता हूँ। इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजिंग, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, अगर लाइट जो आप ऊपर से लाइट हिट करवा रहे हैं उसकी शिद्दत को आपने बढ़ा दिया, ये लाइट फॉर एग्जांपल 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मार से 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपने मारी, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंक्रीजेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल आल्सो इंक्रीज, तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल आल्सो इंक्रीज, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। कॉमन सी बात सर, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यहाँ पे लाइट मारूंगा, फॉर एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको चाहिए कि जो एनर्जी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच के लाए, 50 में से 10 निकाल दूंगा, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन चलना आगे शुरू हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन जिस तरह चलना शुरू होगा तो इतनी आपके पास डिफ्लेक्शन शो हो जाएगी, और फिर आप उसको निकाल भी सकते हैं कि आपके पास इतनी एनर्जी आई है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल आल्सो इंक्रीज। अब इसके, आपकी बुक छोटा सा ग्राफ बना रही है, आप अगर बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है,
ये बहुत काम का ग्राफ है, आपने लाजमी इसको कोशिश करें कि लाजमी बनाएं। ठीक हो गया, एक साइड पे आपका ये करंट है और एक साइड पे आपका वोल्टेज है। ये छोटा सा ग्राफ आपकी बुक लाजमी बना रही है, आपने इसको बनाना है। ठीक है, अब होगा क्या, इसके पॉइंट, इसी पॉइंट से हम इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो इंक्रीज। इंटेंसिटी बढ़ेगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। छोटा सा एक और पॉइंट इसमें ऐड करें, फिर ग्राफ पे चलते हैं। इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल आल्सो इंक्रीज। और दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, लार्ज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, large value of voltage, large value of voltage, the current reaches a maximum value, the current reaches a maximum value। सर इसका मतलब क्या है, इसको समझिएगा। द करंट रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू, कैसा, इसकी बात वो कहना क्या चाह रहा है, समझाना क्या चाह रहा है। अब ऐसा है, आपके पास वोल्टेज ये है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वोल्टेज को इंक्रीज किया, अभी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो रहा था, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन चलता हुआ आ रहा था। अभी हम जो शुरू वाली डायग्राम थी उसी को दोबारा बनाते हैं ज़रा, आपको सारी बात अभी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड समझ आ जाएगी। ठीक है, आपने क्या किया, इस साइड पे आपके पास सारे नेगेटिव थे, ये भी नेगेटिव था। शुरू वाली डायग्राम को दोबारा बनाइए, सिर्फ समझाने के लिए आपको बना के बता रहा हूँ। और ये सारे आपके पास पॉजिटिव थे, यहाँ पे गलवानोमीटर लगा हुआ था। आपने कहा जी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे लाइट की तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, लार्ज वैल्यू ऑफ वोल्टेज द करंट विच इज द मैक्सिमम वैल्यू। कि यार वोल्टेज बढ़ाने से करंट एक मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाता है, कैसे जाता है सर, इसको समझा के बताएं। सर मैं आपको समझाता हूँ, ये ऐसे जाता है जैसे आपने वोल्टेज इंक्रीज की, यहाँ पे पहले ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज की जो प्लेट थी ना, वो आपके पास सब आपने देखा बिल्कुल इसी तरह। अभी फॉर एग्जांपल आपके पास इसकी वोल्टेज थी 10 वोल्ट, ये यहाँ पे स्टेबल थे, बिल्कुल इजी खड़े हुए थे। आपने इसकी वोल्टेज बढ़ा दी, इसकी वोल्टेज बढ़ा दी, इसकी एनर्जी बढ़ गई, इसकी एनर्जी बढ़ गई, तो पहले ये सिर्फ यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन उसको खुद खींचते थे। अब जब इसकी एनर्जी बढ़ी तो ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खुद खींचना शुरू कर देगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को बोलेगी भाई आ जाओ, जल्दी से आओ मेरी तरफ। पहले फॉर एग्जाम्पल पहले ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आ रहा था ना, वो तो आता जाता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आगे चलता जाता। लेकिन उसको पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ उस तरह नहीं अट्रैक्ट कर रही थी जैसे उसको अभी करना चाहिए। अभी वो क्यों ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है कि मैंने यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा दी है, वोल्टेज बढ़ाने से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की वोल्टेज बढ़ गई, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की वोल्टेज बढ़ने से नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ तेजी से आना, समझ आ गई, इसकी तरफ नेगेटिव चार्ज तेजी से आना शुरू हो गए हैं। जब नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ तेजी से शुरू हो जाएंगे आना, तो फिर क्या होगा, ये आपके पास वोल्टेज है, एकदम करंट की वैल्यू ये स्ट्रेट लाइन में रहेगा, एकदम करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये एकदम करंट, यहाँ फॉर एग्जाम्पल इसको I1, ये I2 और ये I3, ये ग्राफ आपने लाजमी बनाना है। I1, I2, I3 तीन तरह के करंट है। हमने बात साबित कर दी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, और लार्ज वैल्यू ऑफ वोल्टेज बढ़ाने से करंट रीचेज द मैक्सिमम वैल्यू। देखो वोल्टेज बढ़ाएगी, करंट एट मैक्सिमम वैल्यू पे चला गया। अब देखें, यहाँ से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं होगी, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू सेम नहीं होगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं होगी। क्यों, कि कोई पहले शायद मतलब कोई किस जगह पड़ा हुआ है, कोई किस जगह पड़ा हुआ है, तो जितना कोई दूर पड़ा हुआ है उसकी एनर्जी इतना कम है, जो जितना नजदीक है करीब उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा है। तो इस बात में कंफ्यूज ना हो। अब मैं ऐसा करूंगा, जब मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो एकदम करंट की वैल्यू मैक्सिमम पॉइंट पे देखा, वोल्टेज जब मैंने बढ़ाई एकदम करंट की वैल्यू तेजी पे ऊपर गई, लेकिन आगे जाके स्ट्रेट लाइन में उसने करंट को शो किया, एकदम ऊपर गई स्ट्रेट लाइन, एकदम ऊपर गई स्ट्रेट लाइन उसने यहाँ तक जाके बना दी है। ठीक हो गया, इसके बाद अगली हेडिंग दे दीजिएगा। बस ये छोटी छोटी हेडिंग जो आपको बना कर बता रहा हूँ, बुक वाली थ्योरी पे मत जाए। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ intensity on incident light, effect of, पहले लिखा इफेक्ट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, अब इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन
इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये अगली हेडिंग हमारी यहाँ से बनना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आपने ये बना के ये दो इसके पॉइंट्स लिखेंगे, उसको डायग्राम साथ बना के बता देंगे। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी जो रेडिएशन आपके पास आ रही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाएं, लाइट के पार्टिकल्स की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएं, फिर क्या फर्क पड़ेगा। पहले तो हमने अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ा के चेक किया ना, अब हम इंटेंसिटी को, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्या होगा, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन इंसिडेंट रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। लिखिएगा, बल्कि आप इस पे लिखें, जगह हमारे पास कम बची है। इफ द फ्रीक्वेंसी of incident radiation and the potential difference V between the cathode and anode is kept constant, क्या करेंगे अगर हम फ्रीक्वेंसी किसकी, जो इंसिडेंट लाइट है इसकी, if the intensity of frequency of incident radiation and the potential difference between the cathode and anode is kept constant, इसकी इंटेंसिटी और इन दोनों के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम क्या ले लें, कांस्टेंट ले लें, तो फिर क्या होगा, इट इज फाउंड दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। तो फिर हम ये इनके दरमियान का पोटेंशियल या वोल्टेज और ये इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी और इनके दरमियान का वोल्टेज, इनके दरमियान का पोटेंशियल अगर हम कांस्टेंट लेना शुरू कर देंगे, क्या होगा, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। पूरी थ्योरी आपने लिखनी है, मैं छोटी सी बात लिख रहा हूँ यहाँ पे, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ना। टॉपिक लेंथी हो रहा है इसलिए मैं लिखूंगा तो और ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैंने आपको बोल दिया, दोबारा बोल देता हूँ, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है जी, इट इज फाउंड दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। तो फिर हम क्या देखा हमने, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ना शुरू हो गया। सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ, ये काम की बात है। सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, so photoelectric current is directly proportional to the number of photoelectrons, directly proportional to the number of photoelectrons per second। ठीक हो गया, so the photoelectric current is directly proportional to the number of photoelectrons per second। तो जाहिर सी बात है आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना हम क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करेंगे, जितना हम रेडिएशन को, उसकी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज हमारा, वोल्टेज मतलब उसकी, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक रेडिएशन, उसकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और इन दरमियान, उनके दोनों के दरमियान का पोटेंशियल अगर सेम रहेगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। और अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया तो फिर हमें पता क्या चला कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। फिर ये ऐसे इसकी आपने डायग्राम बनानी है लाजमी, फिर करंट आपके पास ऐसे इंक्रीज होना, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, ये कर्व आप लाजमी बनाइएगा। सो करंट आपके पास क्या होगा, सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली टू द नंबर ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लीजिएगा, टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड एंड फोटो इलेक्ट्रॉन करंट इंक्रीजेस। ठीक हो गया, तो ये आपने लाजमी बनाना है। यहाँ पे लिख लीजिएगा इंटेंसिटी और इस साइड पे आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपके पास बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये कर्व आपने इसको, ये जो डायग्राम है, मतलब जो आपके पास ग्राफ है, आपने कोशिश करनी है कि उसको ग्राफ आपने लाजमी बना के बताना है। आपने एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट रखनी है और वाई एक्सिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनाना है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पूरा लिख लें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रखनी है, वाई एक्सिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बताना है और आपने उसको कर्व बना के बतानी है कि करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ना शुरू हो जाता है। छोटी सी बातें आगे, बस दो चीजें, दो डेरिवेशन निकालनी और हम टॉपिक को इख्तिताम कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको मैं शायद बातें समझा सका हूँ। अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम ना हुआ इसमें, तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, ग्रुप्स में मैसेज करके पर्सनली पूछ सकता है, बिकॉज टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल था, डेरिवेशन नहीं थी,
समझने की चीज़ें थी, और ये ग्राफ और ये चीज़ें अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर आई डोंट थिंक सो कि फिर ये चीज़ आपको कवर हो सकेगी। ग्राफ आपने लाजमी 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 बनाना है। अब ऐसा हुआ, यहाँ तक जो बातें की किसने, हेनरिक हर्ट्ज ने, जो यहाँ तक बातें की हैं, इन बातों में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम थी। अब ये मसला हुआ यहाँ पे ये कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया, एक थ्योरी पेश की किसके रिलेटेड, क्वांटम थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, जो क्वांटम थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से थी। बेसिकली प्लंक्स वर्क लेड इन आइंस्टाइन इन डिटरमाइनिंग दैट लाइट इमिट टू डिस्क्रीट क्वांटा ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट होते हैं उनको हम क्या देते हैं, फोटॉन। आइंस्टाइन के नज़दीक यहाँ पे हुआ क्या, ठीक है, ये बात लिख लीजिएगा, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे दें यहाँ पे, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन। आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, आइंस्टाइन extended the idea of Max Planck that उसने इसी आइडिया को, मैक्स प्लैंक के आइडिया को उसने एक्सटेंड किया, क्या कहा, that light is emitted और absorbed, जो लाइट इमिट हो रही है या मतलब खारिज हो रही है या दाखिल हो रही है, ठीक है, absorbed in discrete value known as फोटोन, उसको हम क्या कहते हैं, फोटॉन। और फोटॉन बेसिकली क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। फोटॉन के बारे में लिख लें, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। क्या कहा आइंस्टाइन ने, इसी को एक्सटेंड किया, दैट लाइट इज इमिटेड और अब्जॉर्ब इन डिस्क्रीट वैल्यू, कि लाइट डिस्क्रीट वैल्यू में इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है, और छोटा सबसे छोटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का जो पार्टिकल है उसको हम फोटॉन का नाम देते हैं। एनर्जी ऑफ फोटॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या पढ़ के भी आए हैं, एनर्जी ऑफ फोटॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। फोटॉन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो हमें पता है E इज इक्वल टू एच एफ, ठीक है जी, ये आप पढ़ के आ चुके थे, बोर एटॉमिक मॉडल में भी आपने ये पढ़ा, E किसके इक्वल होता है, एच एफ के। एच क्या है आपके पास, प्लैंक कांस्टेंट क्या है, E क्या है, एनर्जी लिखिएगा, E इज एनर्जी, एच इज प्लैंक कांस्टेंट और एफ इज द फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आपने अगली हेडिंग दे देनी है वर्क फंक्शन की, और टॉपिक को हम क्लोज करने जा रहे हैं। वर्क फंक्शन के बारे में समझाता हूँ क्या है, थ्योरी लिख लें, लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका है, तो बस सिंपल मैं इसकी आपको थ्योरी लिखवा देता हूँ। वर्क फंक्शन के बारे में लिखिएगा, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन मेटल सरफेस, जब लाइट किसी मेटल सरफेस पे या इलेक्ट्रोड पे गिरती है, फिर क्या होता है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन मेटल सरफेस एनर्जी ऑफ फोटोन इज अब्सॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन, कुछ एनर्जी जो है ना, फोटोन स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन उसको अब्सॉर्ब करता है, क्या कर देता है, एनर्जी ऑफ, लिखिएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन इज अब्सॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल सरफेस एंड अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। कुछ एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करता है और कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को खारिज होने में मदद देती है। कुछ एनर्जी को देखें, कहा जाता है कि इतनी जल्दी 10⁻⁹ सेकंड में इलेक्ट्रॉन के ऊपर से एनर्जी, जब आप लाइट हीट करवाते हैं ना मेटल सरफेस पे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाता है। तो उसने ये बात, वर्क फंक्शन बेसिकली क्या है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, जब लाइट किसी मेटल सरफेस पे पड़ती है, इस बारे में आपने इसी तरह लिखना, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस एनर्जी ऑफ फोटोन इज अब्सॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल सरफेस एंड अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, और कुछ जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में मदद देती है फ्रॉम अ मेटल सरफेस नाउन एज वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं, आप थीटा लिख लें या फाइव लिख लें, फाइव लिखेंगे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। एंड रिमेनिंग पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और बाकी पार्ट एंड रिमेनिंग पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू
काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आगे मूव होना शुरू हो चुके हैं। तो हम ये लिख सकते हैं एनर्जी E इक्वल्स टू एच एफ। हम ये लिखेंगे वर्क फंक्शन बेसिकली क्या है, जो उसने एनर्जी को अब्जॉर्ब किया, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने अब्जॉर्ब की और कुछ एनर्जी से इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के खारिज हुआ, कुछ एनर्जी उसने अपने अंदर जज्ब भी की है और कुछ वहां से वो लेके आगे निकला है। तो E इक्वल्स टू आपने लिखना है 5 प्लस 1/2 mv का स्क्वायर। 1/2 बेसिकली क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। E इज इक्वल टू एच एफ। ठीक हो गया। एच आपके पास प्लैंक कांस्टेंट, एफ आपके पास फ्रीक्वेंसी है और प्लस आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। हमें पता है, अब जरा इस बात पे गौर कीजिएगा, अब जो एनर्जी यहाँ पे इसने ना अब्जॉर्ब कर दी, ई बेसिकली आप इसी तरह लिख लें, फाइव की जगह आप लिख लीजिएगा एच एफ नॉट। ठीक है, एफ नॉट एक वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, बिल्कुल कम। अब आपके पास ऐसा है, एफ नॉट का जो फैक्टर मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया, ये लगाया, आप एक ऐसा फोटॉन ले लें, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी इसको कहा जाता है। आप एक ऐसा फोटॉन लें जिसके पास एनर्जी इतनी है, जो एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रॉन को वहां से इमिट होने के लिए चाहिए, खारिज होने के लिए चाहिए। आपने फॉर एग्जाम्पल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ली और उस मेटल सरफेस पे फेंकी, वहां से उतनी ही एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन वहां से मेटल सरफेस से सिर्फ बाहर निकल के आके खड़ा हो गया। अब वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा नहीं सक रहा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाने के लिए उसके पास एनर्जी मौजूद नहीं है। वर्क फंक्शन हम उसको नाम देते हैं। और एफ नॉट आपके पास क्या है, थ्रेशोल्ड E इज इक्वल टू 1/2, E इज इक्वल टू, इसकी जगह 5 की जगह एफ नॉट लगाएंगे। वर्क फंक्शन आपको बताया कि उस एनर्जी को कहते हैं जब हम फोटोन हिट कर, जब हम एनर्जी को, उसके लाइट को हिट करवाते हैं, कुछ एनर्जी वो अब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ एनर्जी वहां से इलेक्ट्रॉन जब इमिट होता है तो उसको इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है कि वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आगे मूव हो सके। बट आप एक ऐसी वो ले लें आप कि जितनी उतनी ही एनर्जी आप उसको, इतनी ही उसकी वेव आप उसको हिट कराएंगे, उतनी फोटोन की, आप फोटोन की उतनी एनर्जी रखें जितनी इलेक्ट्रॉन को वहां से बाहर निकलने में चाहिए, वो उसको एब्जॉर्ब भी ना कर सके, बस बाहर निकल के आके खड़ा हो जाए और पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा ना सके, तो उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। तो ई बेसिकली आपके पास किसके इक्वल होता है, एच एफ के। एच एफ इज इक्वल टू एच एफ नॉट प्लस 1/2 mv का स्क्वायर। तो इसको उधर लाके माइनस करवाते हैं, एच एफ माइनस एच एफ नॉट विच इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन या काइनेटिक एनर्जी की ये डेरिवेशन हम इंस्टॉल करेंगे आगे हम न्यूमेरिकल्स में जाके। बहुत इजी सा टॉपिक था। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक आपको कोई मसला हुआ होगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपने निकाल दी है। उम्मीद है बातें आपको समझ आई होंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो थ्योरी लिखवाई गई उसको इसी तरह लिखें। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ आपके माइंड में खटका कर रही हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, या उसके अलावा एजुकेशन विद हमजा के जितने ग्रुप्स आपके पास मौजूद हैं, मतलब 56 ग्रुप आपके पास इस टाइम अल्लाह का शुक्र है हमारे चल रहे हैं, उसमें आपको बैक वक्त इंशाल्लाह रिप्लाई भी मिलेगा। कोशिश करें, कोई चीज़ ना समझ आती हो तो मैसेज करके पूछें, सर फलां पॉइंट आपने बताया और उस पॉइंट का हमें इजीली समझ नहीं आया। इंशाल्लाह इसके नोट्स भी जल्द तमाम ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। मेरी तो कोशिश थी कि आपको अच्छा समझा सकूं, बट कोई पॉइंट अगर आपके माइंड में खटक रहा हो तो यू कैन टेक्स्ट मी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के बाद, अगले लेक्चर के लिए फिर मिलते हैं। अल्लाह ने